तो फ्रांस में जिस तरह से एक कार्टून की वजह से विवाद हुआ और उस विवाद ने खूनी रूप ले लिया और अब इस कहीं ना कहीं इस खूनी संघर्ष में पूरी दुनिया दो भागों में विभाजित होती नजर आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चार्लीस एब्डो की, उस कार्टून की जिससे पूरा इस्लामिक जगत आक्रोशित है। इस आक्रोश के बीच में कहीं ना कहीं फ्रांस के जो सदर हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पूरी दमदारी के साथ खड़े होकर आतंकवाद का, हिंसा का विरोध किया है। भारत ने भी फ्रांस का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि हिंसा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। लेकिन जहां तक मुस्लिम देशों की बात है, मुस्लिम देशों में आक्रोश बरकरार है। खासतौर पर पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया जैसे जो देश हैं, उन्होंने खुलकर फ्रांस की मुखालफत शुरू कर दी है। भारत में भी कुछ जगह और खासतौर पर भोपाल में भी प्रदर्शन हुए हैं फ्रांस के खिलाफ। और कहीं ना कहीं से ये जो विवाद है, जो चर्चा है, वो इस बात पर अटकी है कि क्या किसी के मजहब को इस तरह से मजाक बनाया जाना चाहिए, कार्टून बनाए जाने चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो क्या हिंसा करना जायज़ है या नाजायज़ है। हमने ये भी देखा कि किस तरह से शायर मुदव्वर राणा ने कहीं ना कहीं हिंसा का समर्थन किया, तो लखनऊ में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। लेकिन ये अचानक पूरे विश्व में हो क्या रहा है? क्या हम धर्म युद्ध की ओर आगे बढ़ रहे हैं? ये तमाम घटनाएं उन देशों में सामने आ रही है जो काफी मॉडर्न समझे जाते हैं। फ्रांस का तो फैशन जो है इंडस्ट्री पूरे विश्व में पहचान रखती है, और ऐसे देश में धार्मिक संकीर्णता और धार्मिक संप्रभुता को लेकर जिस तरह से लड़ाई छिड़ी हुई है, वो वाकई में कहीं ना कहीं कई सवालों को खड़ा करती है। और यही वजह है कि आज हम एक खास एपिसोड आपके सामने लेकर आए और हमेशा की तरह हमने आमंत्रित किया है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य राजेश जी को। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आचार्य जी, ये हो क्या रहा है? अचानक से इस्लामिक और ईसाई जो मुल्क हैं वो आपस में टकराहट की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा इतिहास में भी हुआ है, लेकिन अब ये समझा जा रहा था कि मॉडर्न टाइम में अब धार्मिक मुद्दों पर इस तरह से विवाद और इतने बड़े बड़े देशों में विवाद होना ये समझ से परे है। आपकी ज्योतिषीय गणना क्या कुछ और इशारा कर रही है? ज्योतिषीय गणना को यदि आशुतोष जी लिया जाए तो ये गणना पूर्ण रूप से युद्ध की तरफ ही जा रही है। मैं तो लगातार 2-3 साल से इस पर रिसर्च मैंने काफ़ी किया और निश्चित रूप से मैं इस निष्कर्ष पर ही पहुंचा हूं कि 2012 से जो परिस्थिति मूव कर रही है 2032 तक, इसमें निश्चित रूप से ये एक धर्म का संघर्ष होगा और धर्म के संघर्ष में शांति की स्थापना होगी। क्योंकि अभी लगातार हम ये देख रहे हैं कि 1990 के बाद से पूरी दुनिया में धीमे धीमे अशांति आ रही है। पहले इसकी शुरुआत भारत से हुई, चूँकि हिंदुओं का एकमात्र देश है इसलिए सभी धर्म के लोगों ने इसको दबाने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान का परचम लहराया और हिंदुस्तान बढ़कर आगे खड़ा हुआ, तब निश्चित रूप से जो पढ़े लिखे तबके थे, जो एक समझदार तबका था, जो एक सहिष्णु तबका था, जिसने देखा कि सत्य क्या है, तो जो सत्य के लोग रहे वे भारत के साथ धीमे धीमे आते चले गए और एक भारत का संगठन मजबूत हुआ। और आज कहीं इस्लाम की बात करें या इस्लामिक आतंकवाद की बात करें तो इसमें इस्लाम को हटा दिया जाए, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद को ज़रूर इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि जो पूरा मामला है इस्लामिक आतंकवाद का मामला है। जहाँ भी देखते हैं आतंकवादी कोई पाया जाता तो इन्हीं इस्लामी के लोगों में ही वह पाया जाता है और इस तरह से विवाद वहाँ पर बन रहा है। तो जैसे ही इनकी पॉपुलेशन बढ़ी, इन्होंने सारी स्थितियों को बिगाड़ना शुरू कर दिया। और यदि हम फ्रांस की वर्तमान परिस्थिति को लेते हैं तो फ्रांस में 2020 से राहु की महादशा प्रारंभ हुई है। तो ये राहु की महादशा संकेत जो दे रही है वह संकेत यही है कि वहाँ पर भी इस तरीके का, जैसा हिंदुस्तान में आतंक फैलता था, आतंकवाद होता था, अशांति यहाँ होती थी, वैसी अशांति ही फ्रांस में भी आ रही है। वैसी ही अशांति ओसामा बिन लादेन के बाद अमेरिका में आनी शुरू हुई, ब्रिटेन में आनी शुरू हुई। सारे जो एक देश हैं जिसमें मुस्लिम बाहुल्य 10-20% बढ़ते हैं, वहाँ इस तरीके की परेशानी आनी शुरू हो जाती है। पर आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, इस परिस्थिति में अभी यदि ये माइक्रोन जी की कुंडली लें, क्योंकि विवाद माइक्रोन जी से ज़्यादा एकदम लाइट में आया है, उन्होंने इसके ऊपर अटैक भी बहुत तेज़ी से किया है, क्योंकि उनकी तो पूरे दुनिया में जिस तरह से एकदम खिल्ली उस देश की उड़ी, जिस तरह से वो देश सबको लेकर आगे बढ़ रहा था। एक समय था भारत, जब पाकिस्तान के आतंकवादी यहाँ आते थे, भारत विरोध करता था, तब भी फ्रांस भारत के साथ पूर्ण रूप से नहीं होता था, वह भी कहीं ना कहीं इनका पक्ष लेता था। और आखिरी में ये हुआ, कहा जाने लगे था आचार्य जी कि भारत असहिष्णु है। यहाँ पर जो है मेजॉरिटी यानी कि बहुसंख्यक हिंदू समाज है, वो दूसरे समाज के हितों के साथ कुठाराघात कर रहा है, इस तरह की बातें निकल कर आ रही थी। बिल्कुल ये सारी जो बातें आती
चलेगी। उस समय भारत बदनाम बहुत किया गया, लेकिन आज जब वो सिर पे खुद के पड़ी तब समझ में आ रहा है कि भारत कितना सही था और भारत ने जुल्म कितना भयंकर सहा है इन आतंकी के चक्कर में। एक तो 130 करोड़ की पॉपुलेशन, इन सबको बैठकर खिलाना बहुत बड़ा काम है। ये बाकी देश कोई 5 करोड़ का, कोई 10 करोड़ का, कोई 20 करोड़ का देश है, इनमें कोई ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है और उस तरह से अपने आप को ये लोग मैनेज किए हुए थे। लेकिन जिस तरह से आतंकवाद का जो विशेष कैरेक्टर है कि जहां हम जाएंगे वहां आतंक ही फैलाएंगे और पूरी दुनिया को हम अपना बना लेंगे, मारेंगे, ठोकेंगे, सब कुछ करेंगे, तो जो उन्होंने एक अपना स्ट्रक्चर तैयार किया उसके खिलाफ एक जंग बहुत ज़रूरी थी, जो गृहयोग भी बताते हैं कि स्थिति ऐसी बन रही है और 2012 से लगातार 32 तक ये स्थिति बनती रहेगी। और अब जो युद्ध हो रहा है ये चूंकि एक कार्टून को लेकर हुआ है, तो कार्टून में सीधा सीधा था कि इस्लाम और ईसाई दोनों मुल्क एक साथ मिले, अजरबैजान और आर्मेनिया, ये ईसाई मुस्लिम आपस में मिले। अब ये जो झगड़ा है ये इस्लाम और ईसाई के बीच में होने वाला है। और वहीं चाइना ने भी अपना रंग दिखाने में कोई कसर नहीं रखी है और चाइना भी मुस्लिमों के साथ जितना अत्याचार करता उतना दुनिया में कहीं हुआ ही नहीं है और वहाँ भी स्थिति विकराल हो रही है। भारत में भी एक आज हम देखते हैं लव जिहाद और नया नया प्रकार के यहाँ भी अभी बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। तो इन सबके बीच में यदि हम ग्रहों की धुरी देखते हैं तो आतंक के ही साय में आती है। तो इसलिए पूरी दुनिया अब शांति की ओर जा रही है, तो निश्चित रूप से इस आतंक का अंत होगा। अब आतंकवादी एक पर्टिकुलर धर्म से जुड़े हैं ये एक अलग बात है, लेकिन होगा आतंक का अंत, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, वह सब अब मारे जाएंगे और शांति की स्थापना होगी। इस आतंक के अंत में जो शुरुआती जो हमको तस्वीरें आ रही हैं आचार्य जी, वो एक धर्म युद्ध की ओर दिख रहा है। कहीं ना कहीं इस्लामिक और ईसाई जो कंट्रीज़ हैं, जो देश हैं, वो आपस में यहाँ पर गोलबंद होते नज़र आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जैसा कि आपने कहा कि आतंक की समाप्ति होगी, लेकिन इस आतंक की पहचान तो यहाँ पर धर्म और मज़हब के आधार पर की जा रही है। नहीं तो ये सही है ना, उसमें गलत थोड़ी है। धर्म के आधार या मज़हब के आधार पर आतंक की पहचान कर रहे हो कि आतंकवादी है कौन। पूरी दुनिया में यदि आतंकवादी को इकट्ठा किया जाए तो 5% आतंकवादी में सारे धर्म के लोग होंगे और 95% में पर्टिकुलर एक धर्म के लोग हैं। तो उसको यदि आप वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च करें या एक मनोवैज्ञानिक तरीके से रिसर्च करें तो निश्चित रूप से उस धर्म की तरफ ही व्यक्ति का ध्यान जाएगा। और पूरी दुनिया को उन्होंने अस्थिर किया हुआ है, तो अस्थिरता जब जहाँ आएगी तो स्थिरता की आवश्यकता होगी। भगवान कृष्ण ने भी कहा यदा यदा ही धर्मस्य, तो तब निश्चित रूप से कि उनके वो उद्बोधन जो किया वो भी है कि एक धर्म की स्थापना होती है, फिर भगवान का जन्म होता है। तो ऐसे अधर्म पर धर्म की विजय हमेशा से चली आई है और वह समय अब आ चुका है कि अब ईसाई और इस्लाम, क्योंकि भारत तो एक अकेला देश है, तो भारत इसलिए भी डायरेक्ट फाइट किसी से नहीं करता कि यदि कुछ हुआ भी तो एक तरफ से आना है। ईसाई के 50 देश हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, मुस्लिम 50 देश हैं वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहाँ पर भारत कहीं ना कहीं एक देश के मामले में कमज़ोर पड़ता है। पॉपुलेशन में अवश्य तीसरे नंबर पर आता है, पर वहाँ आप फाइट नहीं कर पाते। और वहाँ भारत को जिस तरह से कंट्रोल करना था, हमने अपने संविधान के अनुसार पूरा इनको प्रयास किया शांति के साथ। लेकिन अब चूंकि अशांति है तो नए नियम बनेंगे, नए नियम पे भारत को भी इन पर शिकंजा कसना ही होगा और कसा जाएगा, ये स्थिति बनेगी। पर अब जो युद्ध शुरू हो रहा है, ये ईसाई वर्सेस इस्लाम, इसको हम कह सकते हैं, लेकिन सत्य तो ये है अधर्म और धर्म का अब ये युद्ध है। नाम ठीक है कि धर्म की तरफ इस्लाम के लोग जुड़े हुए हैं, धर्म की तरफ ईसाई लोग जुड़े हुए हैं, तो उसको हम उस तरह से ले सकते हैं। परंतु अब जो युद्ध है धर्म और अधर्म का युद्ध है, ना कि ये किसी जाति, धर्म, मजहब का युद्ध है। आचार्य जी, अगर आप लगातार युद्ध का शब्द इस्तेमाल करें तो क्या आपकी गणना ये कह रही है कि जिस तरह से फ्रांस में माहौल बन चुका है और वहाँ पर कहीं ना कहीं तमाम धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए फ़ौज तैनात कर दी गई है, कई तस्वीरें भी ऐसी आ रही है कि खुले में जो नमाज अदा कर रहे हैं सड़कों पर तो उनके कहीं ना कहीं पानी भी फेंका जा रहा है, ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं फ्रांस के उत्पादों का इस्लामिक जो मुल्क हैं वो बहिष्कार कर रहे हैं। तो अगर युद्ध है तो किस किस के बीच में युद्ध की आपको आशंका, आपकी गणना किस ओर इशारा कर रही है? गणना तो निश्चित रूप से मेरी इशारा बहुत दिन से कर चुकी है और मेरे वीडियोज़ आप अपने इस पर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। अगस्त में ही मैंने कहा युद्ध शुरू हो चुका है, तो उसकी शुरुआत तो हो चुकी है। भारत के खिलाफ भी ये लोग लड़ना शुरू हुए हैं और जिस तरह से प्रथम युद्ध की शुरुआत तो चीन ने ही एक वायरस को फेंक कर दी है, तो पूरी दुनिया को इन व्यवस्था में थोड़ा सा समय लगता है।
तो वो समय अब शुरू हो चुका है। और अजरबैजान और आर्मेनिया का जो युद्ध है, ये इस युद्ध की शुरुआत है। आप इसके परिणाम नहीं समझ पाएंगे, अब कुदरत फिर बड़ा कुछ करेगी, फिर नहीं समझ पाएंगे, फिर कुछ बड़ा करेगी, तो उस तरह से होता होता है बड़ा हो जाएगा। और अब जिस तरह से फ्रांस में ये हुआ है, ये एक लपट ऐसी लगी है कि ये बुझने वाली नहीं है, ये लगातार बढ़ती ही जाएगी और पूरी 2025 तक, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध 6-7 साल चला, ऐसे ही अब तृतीय विश्व युद्ध ये भी 6-7 साल चलेगा, पर इसमें पूरी चीज़ें फिल्टर हो जाएंगी और एक एक करके देश धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे। जैसे पहले चीन अकेला कूदा, बाकी दोस्त लामबंद हुए, अजरबैजान आया, आर्मेनिया आया, अजरबैजान के साथ वो कट्टरपंथी मुस्लिम चले गए, आर्मेनिया के साथ धीमे धीमे इस्लाम आना शुरू हुआ, ईसाई आना शुरू हुआ। ईसाइयों का प्रॉपर तरीके से ग्रुप नहीं बना, इन्होंने फिर हरकत फ्रांस के साथ कर दी, फिर फ्रांस के थ्रू अब ईसाई फिर इकट्ठे हो रहे हैं। क्या होता है, जब आपके अंदर ज़मीर ठंडा पड़ा हो ना, तो कुदरत आपको बहुत तेज़ी से डंडे मार मार के आपको जगाती है। तो उस तरह से आप जाग रहे हो। भारत इतने साल से जगा रहा है कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, खात्मा होना चाहिए। पूरी दुनिया हिंदुस्तान का विरोध करती थी, हिंदुओं को बहुत परेशान किया जाता था, पर पूरी दुनिया उस समय हिंदुस्तान की कोई बात नहीं सुनते थे। जब अब सबके सिर पर आ गई, तब अब सबने शुरू किया है। तो इसलिए आज भारत सेफ स्थिति में है, और जो स्थिति में बनेगी वो यही होगा, ईसाई और इस्लाम इनके झगड़ा होगा। इसमें ईसाई लोगों को बहुत मात मिलेगी, और इस्लाम लोग तो लगभग कई कंट्रीज़ तो इनके स्वाहा हो जाएंगे इस वर्तमान परिस्थिति के अनुसार, और फिर जाकर धर्म ध्वजा धीमे धीमे आएगी। तब तक फिर लोगों को इतना विध्वंस हो चुका होगा कि समझ में आने लगेगा। और मुझे लगता है मैक्रोन जी की जो कुंडली है जी, जनवरी 20 से फरवरी 21 तक, वैसे ही केतु इनके लग्न में, और केतु की ही इनको राहु में केतु चल रहा है, तो कोई ना कोई इतने ठोस निर्णय ले डालेंगे कि जो वहाँ पर मुस्लिमों की जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, जो इस तरह से उत्पाद वहाँ पर कर रहे हैं, वो सारे उत्पाद को फरवरी तक तो ठंडा ही कर देंगे। अच्छा। और नियम भी काफ़ी सारे बना लेंगे। और उनको देखते हुए फ्रांस में जो गुरु की महादशा 2008 से 2024 तक है, तो 8 से 24 में फ्रांस वापस सुसज्जित राष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस में लड़ाई बहुत सारी हुई हैं। वो एक ऐसा देश है, उसने बहुत सारे युद्ध देखे हैं, तो युद्ध के हल भी वो जानता है, और युद्धों को कैसे टैकल करना है ये भी फ्रांस से जानता है। तो वहाँ बहुत तेज़ी से इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाएगा और स्थिति बहुत बेहतर होगी। परंतु ये जो कट्टरवादी हैं, इनके लिए अभी समय बहुत ठीक नहीं है, ये निस्ते नाबूदी होंगे इसमें। तो ये युद्ध सिर्फ फ्रांस और कुछ एक मुल्कों के बीच में होगा, इस्लामिक मुल्कों के बीच में, या आपको लगता है कई देश एक साथ इसमें उतरेंगे? और अगर ऐसा संभावना दिख रही है आपको आने वाले दिनों में, तो कब तक आपको लगता है कि ये स्थिति बनेगी? ये स्थिति 2012 से 2024 तक की है पूरी। अच्छा। ये धीमे धीमे आग लगती है। जैसा अभी था कि अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों झगड़े, आर्मेनिया का जबकि चीन पूर्ण रूप से सपोर्ट करता है, चीन ने उसके साथ बेईमानी की, चीन अभी तक उसमें उतरा ही नहीं, वो उसकी पिटाई करवा दी। अब क्या हुआ कि आर्मेनिया के साथ दूसरे लोग जुड़ना शुरू हो गए, फिर ईसाई संगठन धीमे धीमे आना शुरू, जो परेशान थे। अजरबैजान के साथ ही कट्टरपंथी तत्काल पाकिस्तान कूद गया, तत्काल टर्की कूद गया, तत्काल मलेशिया ने सपोर्ट दे दिया, तो ये आतंकवादी सारे एक साथ इकट्ठे हो गए। तो अब ऐसा ही होता है कि जैसे युद्ध इतना सा हुआ, अभी बढ़ा, तो ये बढ़कर फिर उन्होंने हरकत फ्रांस के साथ कर दी। अब फ्रांस और आर्मेनिया और इराक, ये अभी ये इनका एक चक्रव्यूह बनने वाला है। फिर अमेरिका की इसमें एंट्री होने वाली है। वो चूँकि अमेरिका चुनाव है, इसलिए थोड़ा सा इसमें समय लगा, नहीं तो ये तेज़ी से 10 नवंबर के बाद बहुत तेज़ी से इसमें उपद्रव शुरू होंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके 2-3 साल के अंदर सब देश अपने अपने हित के हिसाब से इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि युद्ध लड़ने में हर देश चाहता है कि एक दूसरे को वही निपटा दें, मेरे वेपन सुरक्षित रह जाएं। तो पहले सुरक्षा की और व्यक्ति का ध्यान जाता है, और फिर इसके बाद झगड़े पे शुरू होता है। स्वयं ग्रहयोग बताते हैं कि एक एक ग्रह से चिंगारी निकलनी शुरू होती है, वो एक ग्रह का प्रभाव पड़ता है, फिर दूसरे का पड़ता है। अभी जो अगला चंद्र ग्रहण आए, सूर्य ग्रहण आएगा, उसके बाद से पूरी दुनिया में और विकृति आएंगी। कि पिछला जो ग्रहण निकला जून वाला, इसको मैंने कहा था कि उसके बाद विकृत स्थिति बनेगी, विकृत बनी। नवंबर का जो दिसंबर का ग्रहण पड़ा, नवंबर का पड़ा, जनवरी का पड़ा, उसके बाद चीन ने दुनिया को एक निपटाना शुरू किया, उसका असर पड़ा। वो वैसे भी 7 ग्रहण इस साल हैं, तो ये निश्चित रूप से विश्व युद्ध की ओर ले जा रहे हैं, और संकेत यही है कि अब धर्म की जीत होगी अधर्म के ऊपर। तो धर्म और अधर्म का युद्ध है, इसको जाति, इस्लाम, ईसाई इससे नहीं जोड़ा जाए। अब चूंकि जिसके ज़्यादा अपराधी होंगे वो अधर्म की तरफ माना जाएगा, जिसके लोग न्यायी होंगे वो धर्म की तरफ माना जाएगा, तो वो स्थिति इसमें बनेगी। जब भारत ने फ्रांस का समर्थन किया है, और हाल ही में फ्रांस ने भारत को राफेल लड़ाकू विमान दिए, उससे हमारी सैन्य क्षमता में काफ़ी इजाफा हुआ, चीन और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं दुबक कर बैठना पड़ा।
भारत की स्थिति इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं? भारत की जो कुंडली है, भारत के ग्रह नक्षत्र किस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये जो टकराट होगी ईसाई और इस्लामिक मुल्कों में, भारत में बहुसंख्यक हिंदू आबादी रहती है, तो भारत की क्या भूमिका रहेगी? भारत के लिए कैसे समीकरण बनते नजर आने चाहिए? भारत के समीकरण में तो सबसे पहला भारत को बहुत ही उग्र रूप से इन अपराधियों को पकड़ना होगा, क्योंकि भारत का संविधान बहुत लचीला है, यहाँ की न्यायिक व्यवस्था बहुत ढीली है। न्यायिक व्यवस्था वैसे हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आज झगड़ा होगा, 20 साल बाद उसका फाइनल होगा या उसका रिजल्ट आएगा तो कोई मतलब नहीं होता। समय निकलने पर न्याय मिले, वो न्याय नहीं कहलाता है। तो उस चीज़ को इस मामले में, अपराध के मामले में बहुत टाइट करना होगा, अन्यथा भारत गृह युद्ध की ओर चलता चला जा रहा है और गृह युद्ध इसमें बनेगा। तो यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति भारत में गृह युद्ध की होगी। भारत में गृह युद्ध की आशंका आप बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो कब से ये शुरू हो चुकी है। जब भी विवाद बढ़ेगा तब तब ये गृह युद्ध की स्थिति आएगी। अभी चूंकि भारत सेफ है इसलिए ये लोग अपराधी भारत में निकल नहीं रहे हैं, लेकिन जब ये सब आपस में उलझना शुरू हो जाएंगे तभी अपराधी तब बाहर निकलकर भारत को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा। जब भारत पाकिस्तान और चीन के साथ लड़ रहा होगा उस समय में ये आचार्य जी ने भविष्यवाणी इससे पहले भी हमारे साथ की है, और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है कहीं ना कहीं जो तस्वीरें सामने आ रही है वो निश्चित तौर पर आचार्य जी की जो भविष्यवाणी को सत्यता की ओर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। आचार्य जी ने पहले भी ये भविष्यवाणी की थी कि जब हम अपने दुश्मन मुल्कों से भिड़ेंगे, पाकिस्तान और चाइना से, तो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व जो हैं वो गृह युद्ध की ओर हमें आगे बढ़ाएंगे। तो आचार्य जी को लगता है कि ये जो हाल ही में जो तस्वीरें आई है और जिस तरह से अब बहस छिड़ गई है कि देश पहले या मजहब पहले, वो कहीं ना कहीं गृह युद्ध की ओर ही ले जा रहा है। कि अपराधियों का तो ना कोई धर्म होता है ना कुछ होता है, इनका तो एक उद्देश्य होता है कि इनको नष्ट किया जाए, दूसरे लोगों को कैसे भी करके परेशान किया जाए, और उसके नाना प्रकार के चीज़ें ढूंढ लेते हैं। अपने मजहब में कुछ कट्टरताएं ढूंढ के उनको लेके बैठ गए, हम तो यही धर्म और हम यही चलाएंगे। 4 किताबें पढ़ी नहीं, कुरान में ही इन आतंकवादियों को ये नहीं पता होगा कि 6 कुरान हैं, 6 प्रकार की कुरानों को लेके, जिसमें किसमें 3000 की 6000 ऐसी इनके अंदर वो चौपाई होती है, क्या होती है वो हैं, तो उनको अभी यही नहीं पता होगा, आयत हैं। तो 6 कुरानों के बारे में जानकारी है, तुम कौन सी कुरान को मार रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सी अच्छी कुरान है, कौन सी बेकार कुरान है, अभी तो आपको उसमें ही डिफाइन करके दुनिया को बताना होगा कि इस्लाम का उद्गम इस कुरान से हुआ है। तो वो इनका जो एक नया कॉन्सेप्ट है, हर कुछ ले आओ और उसको इस्लाम से जोड़ के और अपने आप को कट्टरपंथियों को सही बतला दो, ये इनका गलत कॉन्सेप्ट है। और चूंकि इनके मौलानाओं को इस चीज़ के विरोध करना चाहिए कि यहाँ गलत आ रहे हैं, वहाँ वो विरोध नहीं करते हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपराधियों के खिलाफ खड़े हो जाएं। तो वो स्थिति भारत के लिए एक तरह से घातक होती जा रही है, और उसी स्थिति का नतीजा है कि फ्रांस में जो घटना हुई ये भी उसी स्थिति की परिणति है, और इसमें भी लोग जुड़ते चले गए। फ्रांस का हम विरोध करेंगे, अब भारत में विरोध करने की आपको आवश्यकता ही नहीं, भारत के फ्रांस से अच्छे संबंध है, सारे काम है, लेकिन भारत के लोगों को ये दर्शाना है कि हम लोग एक हैं। इनडायरेक्टली आपको संकेत यही दिया गया है कि हम एक हैं, अब हम भारत को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो ये संकेत इस बात का है। अच्छा, हैरानी की बात ये भी आचार्य जी की मैंने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो चर्चा चल रही है उसमें डिस्कशन में आता है कि भाई भारत की नीति फ्रांस के प्रति सही रही, फ्रांस ने हमें मदद की अभी राफेल लड़ाकू विमान की। चाइना जो है वहाँ पर उइगर मुसलमानों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और दूसरे जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, भारत के कई मुसलमान भी जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो चाइना की मजम्मत या बुराई करने से परहेज करते हैं, चाइना को कुछ भी बोलने से परहेज करते, जबकि चाइना घोषित तौर पर हमारा दुश्मन अभी भी लद्दाख में हमारी सेनाएं जो आमने सामने खड़ी हुई हैं, उसके बावजूद भी हैरान कर देने वाली बात है कि हमारे दुश्मन मुल्क जहां पर मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ तो मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान और हमारे देश के कई मुस्लिम संगठन भी बोलने से परहेज करते हैं, लेकिन फ्रांस जो कि कहीं ना कहीं हिंसा का उसने विरोध किया है। हम ये कतई नहीं कह रहे कि किसी भी धर्म मजहब के कार्टून को बनाया जाए या किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, लेकिन उसका जवाब हिंसा से दिया जाए, इसका विरोध जरूर भारत ने भी किया, फ्रांस ने भी किया, और इसी नाते भारत ने फ्रांस का समर्थन किया। तो ये आप इसको कैसे आप देखते हैं कि चाइना को छोड़कर फ्रांस का मजम्मत करना, हमारे दुश्मन मुल्क को छोड़कर हमारे जो कहीं ना कहीं सहयोगी मुल्क है उसकी मजम्मत करना, ऐसे देश जो हमारी सेनाओं के साथ खड़ा हुआ है जहाँ पे मुसलमानों के ऊपर अत्याचार भी हो रहे हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल एजेंसीज भी बोल रही हैं, तो आप इस मानसिकता को किस तरह देखते हैं और कौन से ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं जो इस तरह की मानसिकता बना रहे हैं? इसके लिए तो ग्रह नक्षत्रों में राहु का बहुत बड़ा योगदान होता है, और यही राहु इनको निपटाने वाला है अपराधियों को। चूँकि अपराधी निहायत डरपोक होता है, यदि आप 5 लोग खड़े हो जाओ तो ये 100 लोग होंगे अपराधी भाग खड़े होंगे,
एक चोर चोरी करने 10 लोग आते हैं और यदि एक मकान मालिक उठ के खड़ा हो जाता है, आवाज़ लगाता है, भाग जाते हैं। तो ये अपराधियों की विशेषता है कि नंबर 1 के डरपोक होते हैं। तो वहाँ जब ये कमज़ोर होते हैं तब भैया दादा करते हुए या हाथ जोड़ते हुए काम कर लेते हैं जैसा आप चाहते हो। तो चीन में वैसा ही है कि चीन में इनकी स्थिति ऐसी नहीं कुछ कर पाए, आज रात को ठोक के कल ख़त्म कर देगा, इनको पता भी नहीं पड़ेगा, और उसने कर भी दिया। इतने सारे आप 3% थे 1% पे ले आया उठाकर वो, और अब तो उसने नियम भी बना दिया, नसबंदी भी करा देंगे, इनके बच्चे पैदा नहीं करने, इनकी मस्जिदें भी नहीं रहेंगी, इनकी कुरान भी चाइनीज़ भाषा में लिखी जाएगी, और वो चीज़ जो चाइना को पसंद है वही कुरान में होगा। मतलब एक नई कुरान, सातवीं कुरान को लिखने का काम अब चाइना कर रहा है, जिस तरह से भी आ रहा है। तो वहाँ तो डरपोक की इनकी हिम्मत वहाँ जाके नहीं होगी। ये तो जब 30-40% हो जाते हैं और लोग अपने स्वच्छंदता से जीना चाहते हैं, उनको ये टेरराइज करने का काम करते हैं। जैसे भारत में जहाँ जहाँ इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ कहीं लव जिहाद चला लेंगे, कहीं कुछ चला लेंगे और परेशान करना शुरू कर देंगे। या लचीले कानून जिनके यहाँ जिस देश में बने हुए, उस लचीले देश में इनके लिए स्वर्ग होता है अपराध करना। तो यही कारण रहा, भारत में लचीला कानून व्यवस्था रही है, तो ये इनके लिए स्वर्ग रहा। पर अब इनकी हिम्मत इतनी नहीं है। फ्रांस ऐसा देश नहीं है, फ्रांस में अभी 2 महीने के अंदर कानून आ जाएगा। फ्रांस की जो हारी हुई राष्ट्रपति है, अभी मैं कल परसों देख रहा था, उसने भी इनका बोला है कि इनके लिए कड़े कानून बनाए जाए, विपक्ष ने, जबकि यहाँ का विपक्ष तो लेके खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान का भी कुछ दिन पहले मंत्री ने बयान दिया कि पुलवामा जो हमला में किया है, वो यहाँ का विपक्ष तो खड़ा हो गया था, पुलवामा में कैसे मारे गए, कौन ने मरवा दिए, मोदी ने आदमी भेज दिए, मोदी ने मरवा दिए, ये यहाँ का विपक्ष था जो प्रधानमंत्री को ही कटघरे में खड़ा कर रहा था। तो ऐसे देश का भगवान ही मालिक होता है कि विपक्ष इस तरीके का धूर्ततापूर्ण वातावरण में रह रहा हो तो अपराधियों के लिए स्वर्ग हो जाता है। पर आप यदि पूरे उसकी बात करते हो तो वहाँ पर स्थिति अब ये बनने वाली है कि भारत किसी भी स्थिति में कमज़ोर नहीं है। भारत फ्रांस के संबंध सदियों से मजबूत रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध से भी मजबूत रहे हैं। एक समय था थोड़ा सा अभी कि वो भारत की इस बात का विरोध करता था कि भारत में हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं, उसमें थोड़ा सा उसका विरोध था। लेकिन अब वो समझ गया कि भारत सही था यहाँ पर, इसलिए उसने अभी अपने को राफेल दिए। अब स्थिति कम से कम 50-100 राफेल और आने वाले हैं वहाँ से। मुझे जो जिस सिनेरियो भारत की दर्शाती है उसमें भारत की हवाई सेना पूरी दुनिया में सबसे मजबूत होने वाली है 2020 के दिसंबर तक। और वैसा भी कुछ दिन पहले तो पेपर में आया ही था, भारत की सेना सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में है और 20 तक और मजबूत हो जाएगी दिसंबर तक आते आते। तो वहाँ से भी आएगा और हम एक मजबूत ताकत के साथ खड़े होंगे, क्योंकि हमें अपने आप को बचाना है और बाकी के लोगों को आपस में फाइट करके एक होना है। आज हम एक हैं, अकेला देश है, अकेले हिंदू हैं तो हम एक हैं। ईसाई 50-100 कंट्रीज़ में बचे हुए हैं तो उन सबको एक होना है। मुस्लिम कई सारी कंट्रीज़ में बने हुए हैं तो उनको एक होना है। मुस्लिमों को एक होने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मुस्लिमों से लड़ने के लिए ईसाइयों को एक होना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा युद्ध में समय लगेगा। और अभी जिस तरह से चीन ने उत्पात मचाया है, चीन का पूरे इसमें मैं शुरू से बोलता हूँ कि षड्यंत्रकारी इस पूरी दुनिया में यदि कोई है, ना इस्लाम है ना ईसाई है, सिर्फ चीन है जो षड्यंत्रकारी है। मैं आपको कम से कम 3 साल से मैं बोल रहा हूँ, भारत का पूरा आतंकवाद का खर्च चीन उठाता है पिछले 20 साल से। और आज भी जो गृह युद्ध हो रहा है ये मुस्लिम समझ नहीं रहे, ईसाइयों को मुस्लिमों को उकसाता है, आतंकवादियों को उकसाता है और ये पूरी दुनिया को इसमें उलझाए हुए कि आपस में लड़ो, मैं सेफ हो जाऊं, क्योंकि पूरी दुनिया अभी चीन के खिलाफ है। नहीं, पूरी दुनिया अभी चीन के खिलाफ है। तो चीन ने फिर नया प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि मुस्लिमों को पकड़ो, मुस्लिमों से ईसाइयों को लड़वाना शुरू कर दो तो मैं सेफ हो जाऊं। तो ये गेम पूरा चीन का है। अभी आप इसके रिजल्ट्स आएंगे ना 3-4 साल बाद, जब सर्वे होगा तब मालूम पड़ेगा इसमें चीन की कहाँ गलती थी। ये जो मुस्लिमों को उकसाया है इसने फ्रांस में, ये चीन ने उकसाया है, ये भी बाद में मालूम पड़ेगा आपको। तो चीन अपने आप को सेफ कर रहा है बाकी पूरी दुनिया को लड़ाकर। तो वो स्थिति अभी जो पूरी दुनिया की कुंडली यदि हम बनाते हैं तो उस तुला लगन की कुंडली से ये आता है कि एक षड्यंत्रकारी देश सबको आपस में लड़ाएगा। लड़ने के बाद पहले तो वो खुद ही मात खाएगा, उसके बाद पूरी दुनिया में आग लगेगी, फिर भारत का डंका बजना शुरू होगा और वो समय होगा 2024 का। 2020 में अगस्त से चीज़ शुरू हुई है और 2024 तक ये लगातार चलेगी और उसमें आगे जाकर भारत की एक अच्छी जो स्थिति है वो लागू होगी। और भारत का जो धर्म है, ये धर्म की जो अच्छी बातें हैं वो सब लोग उसको स्वीकार करेंगे और नई दुनिया फिर 2024 में बननी शुरू होगी। छोटा सा बस मैं आपको ब्रीफ कमेंट चाहूँगा सर। भारत इस पूरे जो टकराहट बढ़ती दिखाई दे रही जिसको आप कह रहे हैं युद्ध की स्थिति बनेगी, उसमें भारत तटस्थ रहेगा या भारत को भी युद्ध में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा? नहीं, भारत का भी पाकिस्तान से लड़ना ही है। एक पाकिस्तान को भारत नष्ट करेगा, चीन को आधा नष्ट करेगा, तिब्बत को भारत आज़ाद करवाएगा, नेपाल को भारत सही करेगा, ऑस्ट्रेलिया को भारत मदद करेगा, बर्मा की भारत मदद करेगा, म्यांमार की भारत मदद करेगा, जो भारत के लगे हुए देश हैं इनकी भारत मदद करेगा। भारत को कूदना पड़ेगा, लेकिन भारत सबको सेफ रखेगा।
इस पूरे युद्ध में, युद्ध लड़ते हुए भी चाइना और पाकिस्तान को मात खिलाने के बाद भारत की इतनी सारी ड्यूटी बनेगी, तब एक भारत का पूर्ण रूप से विस्तार सामने आएगा। क्योंकि जितने 14 टुकड़े जो भारत के 12 टुकड़े हुए हैं, ये वापस भारत के समर्थन में आ जाएंगे और उसके बाद स्थिति बनेगी। तो हालांकि उन सब में भारत को नुकसान बहुत होगा, ऐसा नहीं है कि ये मेरी बात सुन के लगता है भारत बिल्कुल ऐसा अच्छा लग रहा है, मतलब इसमें नुकसान, आधी जनसंख्या हम भी खोएंगे और स्थिति घातक होगी। पर अंततः युद्ध तो युद्ध है, परिणाम उसके घातक होते ही हैं। पर फिर विजयश्री की, जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा, तो वो मैंने बताया भारत को विजयश्री की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विश्लेषण के लिए। तो आचार्य जी लगातार जो है अपने विश्लेषण को, दर्शक आप देख सकते हैं, ये पूरा विश्लेषण जो पूरे बनाकर लाए हैं और उसी के ज़रिए ने जो कुंडली बनाई है, जो ग्रह नक्षत्रों की दिशा और पूरा अध्ययन किया है, कैलकुलेशन किया, उसके हिसाब से वो लगातार भविष्यवाणी करते हैं। तो साफ तौर पर भारत के लिए गृह युद्ध के यहाँ पर संकेत दिखाई दे रहे हैं और हमें बेहद सतर्क रहना होगा, हमारे देशवासियों को पूरा एकजुट होना होगा और हमें समझना होगा कि दरअसल चीन जैसे कुटिल देश, पाकिस्तान जैसे कुटिल देश जो हैं, वो जो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो विश्व में अशांति फैलाना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। हमें इनसे सतर्क रहना होगा और कहीं ना कहीं जो गलत है, अब ये जिस तरह की ग्रह स्थिति बन रही है, उस पर आचार्य जी जो बता रहे हैं कि 2024 तक जो स्थिति बन रही है, उसमें जो अधर्मी हैं, जो गलत रास्ते पर हैं, उनका सर्वनाश होगा। और ऐसा करने के दौरान जो विश्व के जो कई देश हैं, खासतौर पर ईसाई और इस्लामिक देशों के बीच में युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत की एक बड़ी भूमिका होगी, भारत कहीं ना कहीं मजबूत बन के उभरेगा, लेकिन उसे गृह युद्ध से सतर्क रहना होगा। खासतौर पर नुकसान भारत को भी होगा, जब युद्ध होगा तो निश्चित तौर पर नुकसान होना है। तो निश्चित तौर पर अपने दर्शकों से यही हम अपील करेंगे कि हमें एकजुट होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, देश को और मजबूत करना चाहिए, कम से कम हमारे जो भीतरी शक्ति है उनको मजबूत बनाएं। तमाम विश्लेषण के साथ हम आचार्य राजेश जी को लेकर फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल अपने दोस्त आशुतोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब की बार किसकी सरकार, किसका होगा राज तिलक, कौन करेगा घात, कौन भीतर घात, जनता का क्या होगा फैसला। देखिए मध्य प्रदेश की सत्ता का संघर्ष, महा उपचुनाव आशुतोष के साथ स्वदेश न्यूज पर।